कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या कहा जाता है कि मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, लेकिन अब की बार आपको साथ में एक दे दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं या लिमिटेशन लगा दी जाती है। ठीक है, यूँ समझ लें इजी एग्जांपल में कि आपको घर वाले कहते हैं ये लो 1000 रुपीज़ मार्केट से चीज़ें लेके आओ, यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम करो यूटिलिटी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट कौन सी है? बजट दे दिया गया, 1000 से इधर उधर नहीं जाना। तो जब आपको इक्वेशन पेपर या वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करो, या इस सिचुएशन के अंदर बताओ कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है या मिनिमम पॉइंट कौन सा है, लेकिन साथ में आपको दे दी जाए एक रिस्ट्रिक्शन कि इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहना है, तो समझ लें वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। इसको बेस्ट समझने, अगेन इसमें मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन के जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है ना, इसकी जो अप्रोचेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। एक होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, ये कैलकुलस का मेथड होता है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। कैलकुलस एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर इसी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, और एफिशिएंट कैसे यूटिलाइज होंगी चीज़ें, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारी इसके अंदर। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथमेटिकल मेथड है, ये आपको पहले आता होगा। अगर इसमें जैसे क्या होता है, दो इक्वेशन है, दोनों को एक किस्म का जिस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करते, इस तरह सॉल्व करना होता है। लेकिन हमारा फोकस है इसके ऊपर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला मेथड जो लैग्रेंज का, ये एक इजी मेथड है और क्विक मेथड है, इससे तो काफ़ी क्विक है। हम इसको सामने रखते हुए चलेंगे कि आपने कैसे ऑप्टिमल डिसीजन लेना है जब आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी जाए। तो इसको बेस्ट समझने के लिए हम ये करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह पहले हमने एग्जाम्पल ली, और कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स की कोई एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ तो उसको सामने रखते हुए हम फिर बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले थोड़ा सा मैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का आपको बता दूं कि ये है क्या। तो जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड है उसको हम ऐसे एक इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। इस तरह आपने लिखना होता है, एल की ये स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज। इधर आपने अपना लिखना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा इनटू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूटिलिटी आपका ऑब्जेक्टिव है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये आपका फंक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा। जो भी इक्वेशन आपको दी गई हो उसको आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, प्लस लैम्डा इनटू कंस्ट्रेंट आपका, फॉर एग्जांपल बजट, आपका बजट जो घर वालों ने पैसे दिए हैं वो इधर लिख देंगे हम आपको। ठीक है, तो अगर इजी लफ्ज़ों में देखो तो यूटिलिटी कैसे होता है, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी है किसी चीज़ से आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे लिखते होते हैं? यूटिलिटी फंक्शन है किससे सेटिस्फैक्शन मिलती है? आपको चीज़ों से मिलती है ना, x1 x2 एंड xn। अब ये x1 x2 xn क्या है? ये चीज़ें हैं, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स यूज़ कर लेते हैं ना ताकि इजी हो जाए चीज़ें। अगर हम चीज़ों के नाम लिखने लग जाएं वो तो बेतहाशा इतनी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ से आपको यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2 xn का। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके अंदर आपने f की जगह u ही लिखना है। ठीक है, इस तरह पढ़ते इसको भी ऐसे, यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2 x3 का। ये बड़ा ज़रूरी है, इससे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि ये जो आगे इक्वेशन है ये इसी यूटिलिटी वाले फंक्शन का हिस्सा है, ना कि किसी और का है। ठीक है, या एडवांस में जब हम आगे जाएंगे ना, एडवांस भी हमारे आएंगे सब्जेक्ट चैप्टर, तो उसके अंदर हम ये मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब आपको कहा जाता है ये यूटिलिटी फंक्शन है आपका, यानी कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो एप्पल, ऑरेंजेस, ब्रेड, पीनट बटर जो भी हैं आपके, उससे मिलती है। ये हो, अब आपने क्या करना होता है? इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, ऐसे ही है। लेकिन आपको सब्जेक्ट टू मतलब क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि इनकम या बजट आपको दिया जाता है। बजट को सामने रखते हुए, बजट कैसे होता है, बजट को कैसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इसको वैसे हम बजट लाइन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी जो इनकम होती है ना, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फर्ज करें दो ही गुड्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन। फर्ज करें दो ही चीज़ों पे आपने पैसे लगाने हैं, एक्सपेंडिचर्स
ऑन गुड टू। दो चीज़ें हैं, आपकी इनकम है फ़र्ज़ करें 1000, आपको घर वालों ने कहा है एप्पल ऑरेंजेस लेके आओ, तो एप्पल पे आपने कुछ पैसे लगाने, कुछ ऑरेंजेस पे, तो एप्पल की कोई ना कोई प्राइस होएगी P1 उसको कह देते हैं, और X1 आपके एप्पल हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, प्लस P2 दूसरे की प्राइस है और X2 दूसरे की कमोडिटी। ऐसे ही होता है ना, एक्सपेंडिचर कैसे निकलते होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 2 बबल्स लेनी है, 5 रुपये की एक है, तो 5 रुपये उसकी कीमत है, 2 आपने ली हैं, तो इसी तरह खर्चे निकलते हैं ना कि बबल पे इतने खर्चे, तो ये इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और 1000 की जगह आपने क्या लिखना होता है, M लिखना होता है, M, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर कैसे लिखते हैं, मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू माई कंस्ट्रेंट। आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको लैंग्वेज को लिखने का क्या मतलब, कैसे लिखते हैं। आपको कहा जाता है ये यूटिलिटी है X1 X2, ये आपका फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन। आपको कहा जाता है कि मैक्सिमाइज दिस यूटिलिटी सब्जेक्ट टू M इज इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता होता है कि यूटिलिटी ये है, इसको बताओ मैक्सिमम कहाँ होगी जबकि आपकी लिमिट ये है। क्योंकि लिमिट दे दी गई है तो ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो ये लिमिट ये क्या होती है, ये बजट लाइन होती है। बजट लाइन क्या होती है, सॉरी आपका बजट होता है, बजट कंस्ट्रेंट होती है। लाइन को भी फिलहाल मैं वर्ड नहीं यूज़ करता क्योंकि अलग से हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये है आपकी इनकम के दो चीज़ें हैं, तो दो ही हिस्से होंगे ना, एक गुड 1 पे पैसे जितने लगे, एक गुड 2 पे। ये पहले के एक्सपेंडिचर हैं, ये दूसरे के एक्सपेंडिचर कैसे निकलते होते हैं, कीमत को जितनी चीज़ें खरीदी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कीमत को फ़र्ज़ करें मैंने 5 रुपये कीमत है, मैंने ये 10 ली हैं, तो कितने रुपए इसके ऊपर लग गए, 50। ऐसे निकलते, तो इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर मैं कैसे लिखूंगा इसको ऐसे लिखेंगे, लैग्रेंज यूटिलिटी फंक्शन मेरा ये है, X1 X2 लिख दिया प्लस लैम्डा। अच्छा ये लैम्डा क्या है, लैम्डा एक्चुअली इसको कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे चेंज होगा जब आपकी कंस्ट्रेंट चेंज होगी, तो उसको चेक करने के लिए लैम्डा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूँ समझ लें कि इसको मैं अगर लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ, लैम्डा इज़ द रेट एट विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीजेज एज कंस्ट्रेंट पैरामीटर इंक्रीज। क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है ना, यानी कि ये कैसे चेंज होगा अगर ये चेंज हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए लैम्डा लगाया गया है, ठीक है। लैम्डा के ऊपर अलग से एक वीडियो होगी जिसमें हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, ये यहाँ पे क्यों आया, इसका मतलब क्या है। फिलहाल हम जस्ट ये समझ रहे हैं कि फंक्शन में लिखते कैसे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, M माइनस ये सारे दूसरे साइड पे ले जाएं, P1 X1 माइनस P2 X2। तो ये है हमारा लैग्रेंज फंक्शन में लिखने का तरीका। लैग्रेंज फंक्शन ये कब लगेगा, जब आपको एक फंक्शन दिया जाए और साथ में कंस्ट्रेंट दी जाए कि इस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए आपने बताना है किस जगह फंक्शन मैक्सिमम है और किस जगह मिनिमम है। इसको मज़ीद हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से पूरे को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर बता दूं, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा आपको कहने का आपसे पूछा जाए, बेशक वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो, बेशक वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, पहला डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है, चाहे ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है चाहे अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह सेकंड ऑर्डर कंडीशन होगी जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर को सामने रखते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के साथ ऑप्टिमल चीज़ें निकालेंगे कि ये कौन सी है, किस जगह ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। वह समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अभी। ओके, ये एक यूटिलिटी का मैं फंक्शन लेता हूँ, कंसीडर यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या है, u इज इक्वल टू X1 X2, सिंपल रखा है मैंने, लेकिन कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। कंसीडर यूटिलिटी फंक्शन और सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन दी गई है उसको मैं यूं कह देता हूं कि ये b इज इक्वल टू X1 प्लस X2 ओवर 1 प्लस R, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बजट, चलें B की जगह मैं
यूँ कह लेता हूँ कि ये ओके ये मैंने यूटिलिटी का एक फंक्शन लिखा है, यूटिलिटी कंसिडर यूटिलिटी फंक्शन यूटिलिटी x1 x2 सब्जेक्ट टू, ये मैंने b लिख दिया इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 1 प्लस r। ये मैंने इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्यों लिखा है, ये समझाने के लिए कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है इसकी अनलिमिटेड टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। यूँ समझ लें कि इसकी हर बंदे का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है। किसी का x1 मल्टीप्लाई बाई x2 होगा, किसी का x1 का स्केयर भी हो सकता है, x2 का स्केयर भी हो सकता है, डिवाइड बाय 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यूटिलिटी फंक्शंस की बहुत सी वेरिएशन हो सकती हैं, हर बंदे का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट होगा। तो जो बजट है ओके ये मैंने यूटिलिटी का एक फंक्शन लिखा है, यूटिलिटी का फंक्शन इसकी अब मैंने इस तरह का ओके स्टॉप ओके ये मैंने यूटिलिटी फंक्शन लिखा है, कंसीडर यूटिलिटी फंक्शन u इंटू x1 x2 सब्जेक्ट टू, ये मैंने कंस्ट्रेंट लिखी है। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था वो कंस्ट्रेंट मैंने इस तरह लिखी थी, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 ऐसे लिखी थी। कहा था ये इनकम है, ये पहली चीज़ पे एक्सपेंडिचर, ये दूसरी चीज़ पे एक्सपेंडिचर, ऐसे ही कहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेटेड सी लिख दी है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूटिलिटी, अब जो यूटिलिटी का फंक्शन है x1 x2, फर्ज करें ये एप्पल है, ये ऑरेंजेस हैं। हर इंसान का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है, हर इंसान को डिफरेंट तरह से यूटिलिटी मिलती है, डिफरेंट चीज़ों। हो सकता है आपको 2 चीज़ों से मिलती हो, मुझे 3 चीज़ों से मिलती हो, या 4 चीज़ों से, या 50 चीज़ों से। हो सकता है आपको यूटिलिटी इस तरह मिलती हो, मुझे इस तरह मिलती हो कि x1 मैंने लेना है लेकिन उसका स्केयर करके लेना है, और जो x2 है वो मैंने बस इसी तरह लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हर इंसान का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है। तो पेपर में आपको कैसे आएगा, ऐसे नहीं होगा कि सीधा सीधा इसी तरह यूटिलिटी फंक्शन लिख दिया जाएगा। नो, इस तरह भी हो सकता है 4x1 4 डिवाइड बाई 3x2 माइनस 2 3x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। हर इंसान का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है, उसका यूटिलिटी फंक्शन दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो पेपर, अब आपको परेशान नहीं होना, अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं और आपको रूल्स पता है तो किसी तरह का भी फंक्शन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो बजट कंस्ट्रेंट है ये मैंने इस तरह की लिखी है, B स्टैंड्स फॉर बजट, इसको M भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसको M कर देता हूँ ये आसानी के लिए, क्योंकि पहले M लिखा था, ये M लिख दिया। M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और 1 प्लस r कॉन्स्टेंट है, कोई गिनती का लफ्ज़ है। R क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है ताकि आपकी तैयारी हो जाए कि, और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि सीधे सीधे नहीं होते, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अब क्या कहा गया है आपको, अब आपको कैसे आपने जज करना है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। सीधी सीधी बात है, आपको कहा गया है यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमाइज ही करना होता है, मिनिमाइज थोड़ी ना करना होता है। इसको मैक्सिमाइज कर दो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, किसी भी तरह का यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। तो इस अब आपको फ़ौरन से क्लिक कर जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है लैग्रेंज मल्टीप्लायर का, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का। तो इसको अब क्या लगाना होगा, हमें लैग्रेंज लगाना होगा। लैग्रेंज कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x1 x2 प्लस लैम्डा इंटू कंस्ट्रेंट, ये है कंस्ट्रेंट, कैसे लिखेंगे, m इधर ही है, ये दूसरी साइड पे जाके x1, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, x2 ओवर 1 प्लस r। ठीक हो गया। अगेन जब भी मैक्सिमाइजेशन हो, जब भी मिनिमाइजेशन हो, रूल वही है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाओ। यानी कि क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब है पहला डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू 0 रख दो, फिर दूसरा और उसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं। फिर हमने एक सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है। अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन की तरह नहीं है। इस जगह हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम उस पर आएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है। वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना फिलहाल। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे हम, आपने क्या करना होता है, इस तरह लिखना है लैग्रेंज को, x1 है, दो ही कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, x1 है x2 है, तो इसका मतलब x1 की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव आएगा, x2 की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव आएगा। तो लैग्रेंज के साथ नीचे x1 लिखते हैं। ठीक है,
और साथ में लिखने करली लैग्रेंज का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये x1 है, x2 आ गया। ठीक है, x2 1 स्टार्ट पे 1 में से एक माइनस तो ये खत्म हो गया, डेरिवेटिव पता ना पावर रूल लगाया मैंने यहाँ पे, x2 आ गया। आगे किधर है x1, इधर नहीं है, इधर है, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 स्टार्ट पे 1 में से एक माइनस तो आएगा, इसका -1 डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x1। -1 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका -λ इज इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यानी कि इसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x1। इधर तो x1 है ही नहीं तो इसका तो 0 हो गया ना। अब मैं दूसरा x2 की रिस्पेक्ट से लेता हूँ, अगेन करली लैग्रेंज ओवर करली x2 इज इक्वल टू, कैसे होगा, अब की बार x2 की पावर 1 है वो स्टार्ट पे आ गया और 1 में से एक माइनस तो ये 1, तो हमें पता है क्योंकि x2 की पावर 1 -1 x2 की पावर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 आता होता है, ये हमने डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा था। तो ये इसी तरह इसका 1 तो सिर्फ x1 बच गया, माइनस अब की बार 0 क्योंकि इधर x2 नहीं है, 0 x2 नहीं है, इधर x2 है, तो 1/1 प्लस r रह जाएगा। ये कैसे होगा, इसी तरह होगा ना, 1/1 प्लस r और x2 ये इसी तरह लिखा हुआ है ना, इस तरह अलग अलग करके लिख दो या इकट्ठा लिख दो, सेम ही मतलब है। x1 जिसकी पावर कुछ नहीं 1 होती है वो अगेन 1 स्टार्ट पे आ गया, 1 में से अगेन यही रूल लगेगा तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो बाकी मेरा क्या बचेगा, और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, -λ.1/1 प्लस r इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको डेरिवेटिव समझ आ गया हो। अगर डेरिवेटिव की अभी समझ नहीं आई तो डेरिवेटिव वाली वीडियो एक दफ़ा फिर से देखें। सिंपल मैंने क्या किया है, x2 ये एक किस्म का इसका कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट बाहर आ गया, x2 का पावर 1 थी, 1 स्टार्ट पे 1 में से 1 माइनस तो ये वाला रूल लगा, ये ख़त्म हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस लैम्डा का लैम्डा ये साथ में, ठीक हो गया। अब अगेन वही बात, अच्छा एक चीज़ और है, एक अब कितने वेरिएबल थे इस साइड पे 1 2 और एक लैम्डा भी है, तो लैम्डा की रिस्पेक्ट से भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है, लैम्डा की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेना जब लैग्रेंज मल्टीप्लाई लगाना, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यूँ समझ लें कि ये वेरिएबल है, ये सारे उसके कोफिशिएंट सारे के सारे आ जाएंगे इधर, कर ली x2 ये आ जाएगा m -x1 -x2/1 प्लस r इज इक्वल टू 0, ये मेरा थर्ड आ गया। ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। अब इसको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व का मतलब क्या है, किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, जिस तरह हमने पहले किया था, ठीक है। तो साइमल्ट इसका जो मुझे जो बेस्ट मेथड लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं क्या करूँ, इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर मैं अगर पुट कर दूं तो एक सेकंड मुझे सोचने दें। हाँ, एक और इजी है, आप हर इंसान का डिफरेंट तरीका है, इसका जो मुझे लगता है बेस्ट होगा, मैं इक्वेशन नंबर इसको पकड़ता हूँ, इसमें से लैम्डा निकालता हूँ, ठीक है, और इसमें से भी लैम्डा निकाल लेता हूँ, लैम्डा इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, जो आंसर आएगा फिर उसको देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। इससे निकालते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू x2, यही बनेगा ना, मतलब लैम्डा इधर चला गया और ये x2, इसको मैं दे देता हूँ 4 नंबर इक्वेशन। अब इसको करता हूँ लैम्डा के लिए सॉल्व, तो ये क्या बनेगा, x1 इधर ही रहेगा, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, लैम्डा 1/1 प्लस r, ठीक है, लैम्डा इधर ही रहने दो, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह लैम्डा इंटू x1/1 प्लस r, ऐसे ही है ना। इसको मैं दे देता हूँ 5, लैम्डा इक्वेट 4 and 5, 4 और 5 को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी लैम्डा ये भी, तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 इंटू 1 प्लस r, ये बन गया x2, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, इसको 6 को पुट कर दें 3 के अंदर, x2 इधर आ रहा है, साइमल्टेनियसली लेके चलना है ना, 2 को तो लेके आ गए, तीसरी को भी साथ में लेके आना है, तो x2 की वैल्यू इस जगह पुट कर दें x2 के, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा पुट 6 in 3,
6 को 3 में पुट करना है अभी हमने। ओके, ये हमारी 3 है m माइनस x1 माइनस x2 की जगह ये x2 वाला पुट कर दें, क्योंकि 6 में x2 ही है ना, तो ये क्या बन जाएगा ये है x2 की जगह ये आ जाएगा ना, x1 इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट x2 की वैल्यू निकाल के x2 की जगह रख दी है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा। ये 1 प्लस r है, 1 प्लस r है, ये दोनों कट नहीं सकते, कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा m माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा m माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा फिर 2x1 m इज इक्वल टू 2x1, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, m ओवर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड 2, ये आ गई x1 की वैल्यू। ये इसके ऊपर स्टार लगा दें छोटा सा, ये ऑप्टिमल वैल्यू है x1 की। अब x2 की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट इस x1 को किसी ऐसी इक्वेशन में पुट कर दें जिसके अंदर x1 भी हो x2 भी हो। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, इसको x2, ठीक है, 6 नंबर में अगर मैं पुट करूं x2 x1 की जगह, ये देखें पुट इन 6, अगर मैं पुट इन 6 नंबर में अगर मैं इसको पुट करूं तो x2 आ जाएगा। तो x2 क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1 ये है m ओवर 2 इंटू 1 प्लस r। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बल्कि बस ये हो गया, x2 आ गया, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, x इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 2। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई, इसके ऊपर भी स्टार लगा दें, ये मेरी ऑप्टिमल वैल्यू है, ये मेरी ऑप्टिमल वैल्यू है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे होती है, एक फंक्शन दिया जाता है, एक कंस्ट्रेंट दी जाती है। ठीक हो गया, फंक्शन और कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए लैग्रेंज लगाना है, पहला डेरिवेटिव लेना है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है, आपको x1 और x2 की ऑप्टिमल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये था कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर लगानी है सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन का क्या है रूल इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसे बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स कहते हैं। हमने इस क्वेश्चन का बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स निकालना है और इसके लिए हमने उसका एंड पे एक आंसर आएगा। अगर तो वो आंसर पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमाइज है, अगर नेगेटिव आ गया तो मिनिमाइज है। एक बात गौर से सुन लें, तो वो जो वहाँ पे हमारी कंडीशन थी ना अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का अपोजिट था। इसमें सीधा सीधा है, कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, नेगेटिव है तो मिनिमम। बॉर्डर्ड हेजियन करते हैं, फिर समझ आएगी।